नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम संसदीय समितियों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे लोकलेखा समिति के बारे में। लोकलेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी एक संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति का गठन लोकसभा कार्य संचालन नियम 308(1) के तहत किया जाता है। 308(1) में क्या लिखा है? भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखों की जांच के लिए जो समिति ठीक समझे, एक लोकलेखा समिति होगी। लोकसभा कार्य संचालन नियम के नियम 309(1) के अनुसार लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इनका चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। याद रखना, इनका चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता है। किस में से? सदस्यों में से। याद रखना, लोकसभा से तो निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से इन्हें नाम निर्दिष्ट किया जाता है। परंतु साथियों, कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए तो मंत्री बनने की तिथि से ही समिति का सदस्य नहीं रहता है। लोकलेखा समिति के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 1 वर्ष की। कौन से नियम के तहत? लोकसभा कार्य संचालन नियम 309(2) के तहत। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो पहली बार 1921 में गठित की गई थी। समिति की उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़ी है और WM हेली इसके पहले पदेन अध्यक्ष थे। आजादी के बाद लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति बन गई, जिसके पहले अध्यक्ष RK षणमुगम चेट्टी थे। 1947 के बाद से समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के 15 सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। वर्ष 1954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यों को भी इसका सदस्य बनाया गया, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। समिति का प्रमुख कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी C&AG की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को संसद में रखे जाने के बाद इसकी विस्तृत जांच करना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जांच के दौरान समिति की सहायता करता है। समिति का मुख्य कार्य ये पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा दी गई धनराशि सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च की गई है या नहीं। लोकलेखा समिति यानी PAC के कार्यों का वर्णन लोकसभा कार्य संचालन नियम 308 में दिए गए हैं। 308(1) के अनुसार भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखों की जांच करना। दूसरी बात यह बताई गई है साथियों कि भारत सरकार के विनियोग लेखों और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का क्या कर्तव्य होगा। समिति यह समाधान करेगी कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया गया है या पारित किया गया है। व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है। समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं, संस्थाओं और परियोजनाओं को आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा तुलन पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की गई हो या जो किसी विशेष निगम, व्यापार या निर्माण योजना या संस्था या परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था,
विनियमित करने वाले सांविधिक नियमों के उपबंधों के अंतर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। स्वायत्तशासी तथा अर्धस्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, जिसकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अंतर्गत या संसद की किसी संविधि के अनुसार की जा सके, और उन मामलों में नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक से किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कंद के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की गई हो। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिसके कारण अधिक व्यय हुआ और ऐसी सिफारिशें करेगी जो ठीक समझे। परंतु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में जो सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति की इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी। ये एक कमेटी है जो पार्लियामेंट जब से बनी है और तब से ये कमेटी काम कर रही है। हमारे जो इंडिपेंडेंस के पहले भी ये कमेटी थी और ये कमेटी काम कर रही थी, और जब ब्रिटिश इंडिया थे तो ब्रिटिश इंडिया के जो कार्यकर्ता है वो ही पहले चेयरमैन रहे और लगातार 100 साल ये काम करता रहा है। हर साल नए कमेटी आते हैं और कमेटी का जो है नए नए विषय लिए जाते हैं और CAG का रिपोर्ट जो भी आता है उसके पूरी तौर से विचार विमर्श किया जाता है उस पर, और अपने जो प्रतिवेदन हम लोग उसको पार्लियामेंट को देते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य संसद के निचले सदन लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। साथियों, यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? अप्रैल के महीने में साथियों संसदीय कार्य मंत्री या समिति के सभापति द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। यह पहला प्रस्ताव होता है। पहले प्रस्ताव से लोकसभा से 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और इसे बुलेटिन 2 में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद में लोकसभा में साथियों सेकंड प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा से 7 व्यक्तियों को नाम निर्देशित करने के लिए होता है, जिसे बाद में राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा 7 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्टित करती है। आइटम नंबर 30 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to move that the members of the House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from among themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023. प्रश्न ये कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 31 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023, and to communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो प्रस्ताव विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Motion for nomination to the Committee on Public Accounts, Shri V. Muralidharan to move a motion
for nomination of one member of the Committee on Public Accounts. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to move the following motion, that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha, that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha, Vice Sri Sukhendu Shekhar Roy, retiring from the Rajya Sabha on 18th August 2023, to associate with the Committee on Public Accounts for the remaining period of the term of the committee, and do proceed to elect in such manner as directed by the Chairman one member from among the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. आपकी जानकारी के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति के समक्ष 3 वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो इसे भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं। लोक लेखा समिति इन रिपोर्ट्स की जांच करती है। तो समिति का मुख्य कार्य सरकार के वित्तीय व्यय और करदाता के पैसों पर नजर रखना है, सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही सिफारिशों के माध्यम से ये देखना है कि करदाताओं का धन सरकार के मार्फत सही जगह खर्च हो। अगर बीते दौर को देखें तो समिति ने तमाम महत्वपूर्ण विषयों का परीक्षण किया है, जैसे पहली लोकसभा में हीराकुड बांध परियोजना, दूसरी लोकसभा में बजट अनुमान और वित्तीय नियंत्रण, चौथी लोकसभा में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पांचवी लोकसभा में पोलियो वायरस वैक्सीन का उत्पादन, सातवीं लोकसभा में खादी और ग्राम उद्योग, 10वीं लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं, 14वीं लोकसभा में मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय मुक्ति और पुनर्वास योजना, 15वीं लोकसभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन, 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और 17वीं लोकसभा में PMEGP का कार्यान्वयन। हमारे इस देश के अंदर सरकार क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हमारी जिस प्रकार से पैसा जो है बजटिंग कैसे होता है, बजट कैसे जो है खर्च किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको ओवरसी करने के लिए कि वो ठीक से पैसा जो है वहाँ खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसको हम PAC बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो है जब हमारा नया संविधान आया 1950 के अंदर, इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया गया, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनके अंडर में ये कमेटी काम करती है। इस कमेटी के अंदर 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा संबंधी प्रथम समिति 1921 में मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत स्थापित की गई थी और उस समय वित्त सदस्य समिति के सभापति हुआ करते थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने से यह समिति संसदीय समिति बन गई, जो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करती है और इसका एक गैर सरकारी सभापति होता है। आजादी के बाद लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति बन गई, जिसके पहले अध्यक्ष RK षणमुखम चेट्टी थे। 1947 के बाद से समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के 15 सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। वर्ष 1954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यों को भी इसका सदस्य बनाया गया, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। 1967 में स्वतंत्र पार्टी के सदस्य MR मसानी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और तब से इस पद पर विपक्ष के सदस्य की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई। जब हमारा संविधान बनी, पार्लियामेंट की सिस्टम की दायरे में आ गए, लेकिन PAC में भी उस समय जो चेयरमैन बनते थे वो सरकार की वित्त मंत्री बनते थे। उसके बाद सरकारी पक्ष मतलब सरकार पक्ष की कोई मेंबर स्पीकर की चाहत पर PAC की चेयरमैन बनते थे। 1967 के बाद इंदिरा जी को ऐसा लगा कि हमें विपक्ष को ये मौका देना चाहिए। उससे ही ये परंपरा चलते आए हैं कि विपक्ष की MP ने इस कमेटी के चेयरमैन बनते हैं।
साल 1921 में पीएसी के गठन के बाद इसके पहले सभापति WM हेली बने। 1921 से 2021 के बीच कई भारतीय नेताओं ने समिति के सभापति के तौर पर कार्यभार संभाला, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PV नरसिम्हा राव भी शामिल रहे। 1921 में इसका शुरुआत हुई थी। आम जनता की पैसा को किसी हालत में बिना कोई ठोस बजाय खर्चा हो, पार्लियामेंट में जो पैसा मांगा जाता है उस पैसा खर्चा हो, एनुअल फाइनेंस को देखा जाता, पैसा कैसे खर्चा होता, उसका नतीजा क्या निकला वो भी हम देखते हैं। बीच में हमारा CAG जी रहते हैं। CAG जी के साथ हमारा रिश्ता वैसा ही है, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की, हमें बहुत मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ CAG ही कर देते हैं, हमारा भी अलग से हम बहुत सारे फैसला ले सकते हैं, लेकिन CAG ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हमें मदद करते हैं। हमें CAG के ऊपर, CAG की जो सर्वेक्षण रहते हैं, CAG को जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं और इस तरीके की हम चलते हैं। मतलब आम लोगों की जेब की पैसा है ये। आम लोगों की जेब की पैसा किस लिए सरकार मांगे हैं, मांगने के बाद कितना दिया गया, कितना खर्चा हुई, खर्चे में जो सरकार की मकसद थी वो मकसद मुताबिक काम बन पाए या ना पाए, सब कुछ हम देखते हैं। समिति के अध्यक्ष पद को कई महत्वपूर्ण शख्सियतें सुशोभित कर चुकी हैं और WM हेली इसके पहले पदेन अध्यक्ष थे। आजादी के बाद लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति बन गई, जिसके पहले अध्यक्ष RK षणमुखम चेट्टी थे। 1967 में स्वतंत्र पार्टी के सदस्य MR मसानी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और तब से इस पद पर विपक्ष के सदस्य की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई। कई महत्वपूर्ण शख्सियतें इस समिति से जुड़ी रह चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्री R वेंकटरमन, श्री चंद्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री PV नरसिम्हा राव, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री KS हेगड़े, श्री रवि राय, श्रीमती मीरा कुमार और श्रीमती सुमित्रा महाजन। समिति हानि, भ्रष्टाचार, अपव्यय, अक्षमता और निरर्थक व्यय जैसे मामलों पर पैनी नजर रखकर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है। लोक लेखा समिति का गठन अब लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत हर साल किया जाता है। लोक लेखा समिति के कार्यक्षेत्र में भारत सरकार के व्यय और वार्षिक वित्त लेखाओं की जांच करना है, भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक व्यय किया गया है तो समिति द्वारा उसे जांचा जाता है। लोक लेखा समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य ये पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा मंजूर धन सरकार ने मांग के अनुसार खर्च किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में जब इसका गठन किया गया तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिशर्स ने ये सोचा होगा कि हमें सरकार चलाने में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए किया होगा। लेकिन उसके बाद एक मांडगेव चेम्सफोर्ड की एक रिफॉर्म्स आया, सुधार आया कि ये और क्या कर सकती है। तो उस सुधार के बाद फिर इसमें 1960 में फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बन गई और ये परमानेंट कमेटी है, क्योंकि जो भी संविधान, भारत के संविधान में ये उल्लेख है कि जो CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जिस चीज़ के भी ऑडिट करने के बाद किसी भी मंत्रालयों के, उन मंत्रालयों को अगर रेफ़र करते हैं तो स्पीकर साहब इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफ़र करते हैं और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पे जो CAG की रिपोर्ट है उसके आधार पे एविडेंसेज बुलाती है, जो हैं उनके एविडेंसेज के आधार पे फिर अपने रिपोर्ट्स को तैयार करती है और वो रिपोर्ट्स पे निश्चित तौर से उनको
मंत्रालयों को एड्रेस करना होता है, जो जिस चीज़ पे ऑडिट की ऑब्जेक्शंस आती हैं, और जब तक ऑडिट ऑब्जेक्शंस या पैरा ऑडिट नहीं उसको सेटिस्फाइड करते हैं तब तक इस पे एविडेंसेज होती हैं और ये इशू चलता रहता है। लोक लेखा समिति का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा समिति के लोकसभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है और अगर कोई सदस्य मंत्री नियुक्त होता है तो वो ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। समिति के सदस्यों की पदावधि 1 साल से अधिक नहीं होती है। लोक लेखा समिति द्वारा किसी विषय की जांच पूरी किए जाने के बाद समिति एक प्रतिवेदन के रूप में अपनी सिफारिशें तैयार करती है और संसद सत्र के दौरान संसद में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद इसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के 6 महीने के भीतर सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकसभा सचिवालय को जानकारी देनी होती है। हम जब देते हैं कुछ तो सरकार हमारी बात पे एक्शन टेकन नोट भेजते हैं कि ये कर रहे हैं, फिर हम एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं, CNAG देखते हैं, मैं देखते हैं, PSC देखते हैं, फिर अगर कहीं कमी लगे फिर हम दोबारा भेजते हैं, अगर वो फिर दोबारा भेजे तो फिर हम उस पर छानबीन करते हैं। इस तरीके की ज़रूरत पड़े तो बार बार हम ये करते रहेंगे जब तक हमें ये महसूस ना होगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अगर कुछ खामियां रहे तो उसके खिलाफ भी सरकार कदम उठाए, ये भी हमारा मांग रहते हैं, हमारा अनुशंसा रहते हैं। और हम जो रिकमेंड करते हैं उसका अनुपालन होता ही या नहीं, वो देखने के भी एक कमेटी हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, वो भी होता ही या नहीं, ये भी हम देखते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 80-90% हमारा जो अनुशंसा रहते हैं, हमारा जो हमारी तरफ से जो बात रखी जाती है, जो मांग रखी जाती है, वो सारे सरकार को मानना पड़ता है। इसलिए इसका बड़ी कदर है। हम ज़रूरत पड़े तो कहीं जगह अगर देखें कि इसमें कोई धांधली हुई है, वहाँ भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल ये एक बड़े ताकतवर एक कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा कमेटी है जिसके जरिए पार्लियामेंट अकाउंटेबल करता है गवर्नमेंट को, एंड थ्रू पार्लियामेंट लोगों के पास सरकार उत्तरदायी रहता है, अकाउंटेबल होता है, एंड दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो उसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ ए ऑल पार्टी कमेटी जिसमें राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, और इस हिसाब से ये मिनी पार्लियामेंट है जिसकी ये पूरा चर्चा करती है। तीसरी लोकसभा से समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाने लगी। लोक लेखा समिति के विचाराधीन मामलों को कोई भी सदस्य संसद की कार्रवाई के दौरान उठा नहीं सकता। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सामान्यतः संसद में चर्चा नहीं की जाती है। संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ा मकसद ये रहते कि हर चीज़ में चेक्स एंड बैलेंस रहते। खुली छूट किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सबको किसी को अगर खुली छूट दिया जाए तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो ये मान लीजिए एक चेक्स एंड बैलेंस है। लोक लेखा समिति कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण को कार्यान्वित करती है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। इन संसदीय समितियों को हम लघु संसद, लघु विधान मंडलों के रूप में मानते हैं, और उनकी कार्रवाई, उनका संचालन, उनमें चर्चा संवाद दलों से ऊपर उठकर
जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं, उनकी भावनाएं, उनकी रुचि, उनके इनपुट के आधार पर इन समितियों में चर्चा होती है और उन संसदीय समितियों की जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है, जिसके आधार पर सरकार को निर्णय करने में बहुत सावधानी और सफलता मिलती है। ये जो पीएससी की स्थापना हुई थी उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने पीएससी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा, उसकी जिम्मेदारी को समझा और आज हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है, जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं। और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पर वित्त समायोजन की आवश्यकता होती है, वित्त नियोजन की आवश्यकता है, उस वित्त नियोजन में पारदर्शिता है, जनता का धन जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार लगे, उनकी योजनाओं के अंदर ठीक से नियोजन हो, इन सारी चीज़ों को पीएससी समिति देखती है। लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझाव ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ाया नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी रिकमेंडेशन को सामान्य रूप से सरकार स्वीकार करती है और कोशिश करती है जो रिकमेंडेशन मिली है उसको ठीक से लागू किया जाए। इसी परंपरा ने पीएससी के अंदर एक संसदीय व्यवस्था के अंदर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया है, जहां निर्णय सामूहिक भी होते हैं, व्यापक विचार विमर्श से भी होते हैं। संसदीय समितियों के बारे में सामान्य नियम अध्याय 26 में दिए गए हैं। नियम 254(1) के तहत क्या कहा गया है कि समिति के सदस्य की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा यथास्थिति नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। 254(2) के अंदर क्या कहा गया है कि यदि कोई सदस्य संसदीय समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। 254(3) में क्या कहा गया है कि समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति यथास्थिति प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचन से अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन से की जाएगी। यदि कोई समिति से त्यागपत्र देना चाहता है तो नियम 257 के अनुसार कोई भी सदस्य नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा। पद त्याग त्यागपत्र में उल्लेखित तिथि से प्रभावी होगा। यदि तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तो पद त्याग की तिथि से प्रभावी होता है। यदि त्यागपत्र पर कोई तिथि नहीं है तो यह पद त्याग लोकसभा सचिवालय में त्यागपत्र की प्राप्ति से प्रभावी होता है। यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिए चुन सकेगी। नियम 259 के तहत समिति की गणपूर्ति कितनी होगी? समस्त संख्या के 1/3 के निकट। गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति द्वारा उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित किया जाएगा या किसी आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाएगा। ब्रिटेन में लोकलेखा समिति 1861 में अस्तित्व में आई थी, जबकि भारत में 1921 में आई थी। ब्रिटेन की लोकलेखा समिति से भारत की लोकलेखा समिति किस तरह से भिन्न है? 2 मामलों में भिन्न है। पहली, भारत की लोकलेखा समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व
होता है, जबकि ब्रिटेन में लॉर्ड सभा यानी उच्च सदन के सदस्य इसमें नहीं होते। दूसरी भिन्नता यह है कि लोकलेखा के प्रतिवेदन भारत में दोनों सदनों में रखे जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के पटल पर नहीं रखे जाते। तो साथियों, ये थी लोकलेखा समिति के बारे में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।